तो मई 2025 के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अगर आपका वृश्चिक लगन हो तो कुछ इस तरीके से आपका चार्ट आपको दिखेगा इस मंथ के गोचर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम सबसे पहले ग्रहों की गोचरीय स्थितियों को देखेंगे, उसके बाद देखेंगे वास्तव में ये जो आपको प्लेसमेंट चार्ट में नजर आ रही इनका कैसा प्रभाव आपको इस मंथ में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हम अगर गोचरीय स्थितियों की बात करें तो गोचर स्थितियों में सबसे पहले देखते हैं सूर्य को। सूर्य 15 मई तक मेष राशि में गोचर करने वाले हैं, इसके बाद इनका गोचर वृषभ राशि में होगा। बुध का गोचर अगर देखें तो 7 मई से ये मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 23 मई से फिर से वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे आगे बढ़कर। शुक्र का गोचर मीन राशि में रहेगा और 31 मई से ये मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल रहेंगे कर्क राशि में। बृहस्पति का गोचर होगा 14 मई से मिथुन राशि में। तो 14 मई से इनका बहुत ही खास गोचर मिथुन राशि में स्टार्ट हो रहा है और ये आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गोचर होगा। शनि ऑलरेडी क्योंकि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं कुछ समय पहले, तो शनि आपको मीन राशि में देखने को मिलेंगे। चंद्रमा आपको देखने को मिलेंगे मिथुन राशि में, जो कि 1 मई को वो मिथुन में ही गोचर करते दिखेंगे। राहु और केतु के गोचर में भी अब इस मंथ में फाइनली बदलाव होगा, जहां 18 मई को राहु कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, वहीं केतु अब सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं जिनको देखना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। अब हम देख लेते हैं वास्तव में जो गोचर का प्रभाव है या जो गोचर का परिणाम है वो आपको कैसा मिलने वाला है। सबसे पहले यहाँ लग्नेश के बारे में चर्चा करते हैं। लग्नेश आपके मंगल है और मंगल गोचर कर रहे हैं नवम भाव में। नवम भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं तो ये विदेश यात्रा करने, लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए बेहद अच्छी स्थिति होगी। साथ ही साथ कैरियर की रिगार्डिंग अगर आप कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको हार्डवर्क करने का अच्छा मौका मिलेगा इस मंथ में। मंगल यहाँ है तो फादर के साथ थोड़े रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे, इवन आपका हायर स्टडीज पे ज्यादा फोकस रह सकता है। ऐसा जब तक मोस्टली अपने भाग्य से कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखे। यहाँ मंगल नीच की स्थिति में आ गए तो आप किसी भी धर्म विशेष, किसी भी संस्कृति विशेष का कभी कभी विरोध कर सकते हैं। यहाँ पे मंगल है तो मंगल सिक्स्थ लॉर्ड भी है। सिक्स्थ लॉर्ड होने के केस में कुछ हद तक ये आपके कैरियर के लिए बेटर स्थिति होगी अगर आप अपना जन्म स्थल से दूर सेटल्ड हैं या इवन किसी दूसरी कंट्री में सेटल हैं, तो ऐसा मंगल आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। मंगल का फिर अगर देखा जाए तो यहाँ से दृष्टि आता है 12th हाउस पे। 12th हाउस पे आता है तो ये आपके रिलेशनशिप पे थोड़ा नकारात्मक प्रभाव डालेगा, जहां पर आपको पार्टनर से थोड़ी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगी। स्त्रियों के केस में यहाँ हो सकता है कि कोई अदर से भी रिलेशन हो सकता है या किसी और की तरफ भी अट्रैक्शन हो सकता है। साथ ही मैटर करेगा आपके 12th हाउस में बैठे हुए ग्रह भी। यहाँ अगर आपका राहु जैसा प्लेनेट बैठा है 12th हाउस में या शुक्र जैसा प्लेनेट बैठा है, उस केस में आपकी मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं किसी और की एंट्री होना संभावित होगा। मंगल का यहाँ दृष्टि है तो हायर एजुकेशन के पर्पज से आप विदेश यात्रा कर सकते हैं या इवन विदेश में सेटल्ड भी रह सकते हैं। मंगल का एस्पेक्ट फिर आ जाएगा आपके थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस पे मंगल का एस्पेक्ट आएगा तो भाई बहनों के साथ कुछ हद तक मतभेद हो सकते हैं। यहाँ पर मंगल दृष्टि डालें तो ये आपको काफी हार्डवर्क करने में मदद करेंगे। साथ ही साथ आपका लगातार कोई ना कोई काम के लिए ट्रेवल होता रहेगा। ऐसा मंगल वास्तव में आपको रिस्क लेने के लिए प्रेरित करेगा, काफी हार्डवर्क करने के लिए प्रेरित करेगा। तो एक नई ऊर्जा का आप में संचार होगा। लेकिन मंगल यहाँ नीच की है, नीच के होने की वजह से इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि जो भी आप फैसले लेंगे थोड़े ब्लाइंडली लेंगे। तो यहाँ आपको खुद को थोड़ा ज्यादा समय देना चाहिए कोई भी फैसला अगर आप लेना चाह रहे हैं अपने बारे में या किसी भी अदर काम के बारे में। फिर मंगल का एस्पेक्ट आ जाएगा आपके फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस पे मंगल का एस्पेक्ट होगा तो यहाँ जो फोर्थ लॉर्ड है कहीं ना कहीं वो पंचम में ट्रांजिट कर रहे हैं और यहाँ फोर्थ हाउस में राहु स्थित होंगे बाद में आगे चलकर। ऐसी कंडीशन में घर से दूर जाने का जो लोग प्लान कर रहे हैं, जो अपने जन्म स्थल पे ही रह रहे हैं और जन्म स्थल से कहीं दूर जाना चाहते हैं, इवन जो लोग अपने स्टडी पर्पज से कहीं दूर जाना चाहते हैं, उनके लिए स्थिति बेटर होगी। साथ ही परिवार के साथ थोड़े बहुत मतभेद होने के चांसेस होंगे। उसके बाद हम देखते हैं गुरु को। गुरु आपके सेकेंड लॉर्ड है और साथ साथ में गुरु आपके पंचमेश पे है। फाइनली अब गुरु इस मंथ में चेंज होंगे और अष्टम भाव में आ जाएंगे। अष्टम का गुरु आपके ज्ञान को बढ़ाने का काम करेगा बेसिकली। यहाँ पे जो भी लोग अष्टम भाव से जुड़े कार्यों में लगे हैं उनको काफी फायदा मिलेगा। और वैसे यहाँ गुरु एक डुअल प्लेनेट है और डुअल साइन में ही होंगे। डुअल साइन में होंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ आपको वैचारिक रूप से ज्यादा सोचना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका जो फोकस है वो किसी एक पर्टिकुलर काम पे ना हो के ज्यादातर आपका जो फोकस है वो थोड़ा बिखरा हुआ सा हो।
यहाँ गुरु का प्लेसमेंट है तो ये तंत्र मंत्र के अध्ययन के लिए या अकल्ट के अध्ययन के लिए अच्छा होगा। कोई भी रिसर्च पर्पज से अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए अच्छा होगा। गुरु यहाँ पंचमेश है, पंचमेश होने के केस में यहाँ आपको कुछ सडन इनकम हो सकती है कहीं ना कहीं से। साथ ही साथ आपका ज्ञान और आपकी बुद्धिमत्ता बहुत ज्यादा मैटर करेगी अब आपके लिए। साथ ही यहाँ जो गुरु है वो सेकंड लॉर्ड भी है और सेकंड हाउस पे दृष्टि भी डालेंगे यहाँ से, इसलिए आपके इनकम सोर्सेज को स्थायी रखने के लिए ऐसा गुरु आपको काफी सपोर्ट करेगा। आपको आपके ससुराल पक्ष से, इवन माता पिता से काफी सपोर्ट मिल सकता है यहाँ पर। गुरु आपके फिफ्थ लॉर्ड है। फिफ्थ लॉर्ड होने के केस में आपके लिए कोई भी प्रकार का उच्च अध्ययन या कोई भी उच्च स्तर का ज्ञान प्रदान करने के लिए गुरु की स्थिति काफी अच्छी होगी। जो भी आप अनुभव प्राप्त करेंगे या जो भी आप ज्ञान प्राप्त करेंगे उसको दूसरों के सामने आप अच्छे से शेयर भी कर सकेंगे। यहाँ पे गुरु का आना अब आपको देखना होगा, गुरु के साथ यहाँ कोई अन्य ग्रह बैठा है या नहीं आपके चार्ट में। ऑलरेडी जो जन्म के समय से आपके चार्ट में यहाँ प्लेस्ड ग्रह है उसको जरूर देखिएगा। फिर अगर दृष्टियों के हिसाब से भी देखेंगे तो गुरु का एस्पेक्ट आ जाता है 12th हाउस पे। 12th हाउस पे गुरु का एस्पेक्ट आएगा तो अष्टम भाव से जुड़े किसी कार्य के लिए आप विदेश यात्रा कर सकते हैं या इवन विदेश में सेटल्ड रह सकते हैं। ऐसा गुरु 12th हाउस पे दृष्टि डाले तो थोड़ा मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। साथ ही लेकिन 12th हाउस में कोई भी प्लेनेट यहाँ बैठा है उस ग्रह को जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी मंगल का दृष्टि भी है आपके 12th हाउस पे और गुरु का दृष्टि भी आ रहा है। ऐसे में मैरिड लाइफ को लेके थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन आप में बढ़ सकता है। यहाँ पे फिर अगर देखा जाए तो कोई भी अगर गुरु का मित्र ग्रह यहाँ होगा तो आपको ज्यादा फायदा होगा स्टडी पर्पज के लिए। गुरु का फिर एस्पेक्ट आ जाता है सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस पे इनका एस्पेक्ट आपकी वाणी वगैरह के लिए काफी अच्छा साबित होगा। साथ ही साथ इनका यहाँ एस्पेक्ट है तो आप अपनी धन संपत्ति से जुड़े फैसलों में काफी ज्यादा आसानी देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ फैमिली से भी कुछ हद तक आपको सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ आपको कोई ना कोई नया इनकम सोर्स मिल सकता है या आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव आ सकता है। गुरु का एस्पेक्ट फिर होगा फोर्थ हाउस पे। फोर्थ हाउस पे होगा तो यहाँ ऑलरेडी मंगल का भी एस्पेक्ट है और यहाँ ऑलरेडी क्योंकि फिर राहु स्थित होंगे, राहु स्थित होने से यहाँ राहु पर काफी पॉजिटिव असर पड़ेगा और ऐसे में आपका परिवार से कहीं न कहीं जो सपोर्ट है वो रहेगा। लेकिन आप अगर घर से दूर सेटल्ड हैं तो आप भी अपनी कुछ ज़िम्मेदारियों को निभाने के लिए देखेंगे। बट बेसिकली ये रिसर्च पर्पज़ के लिए या कोई भी गहन ज्ञान प्रदान करने के लिए गुरु का प्लेसमेंट बेहद अच्छा होगा। और क्योंकि राहु का एस्पेक्ट खुद का भी अष्टम भाव पे ही है, ऐसे में आप अष्टम भाव पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए, चाहे तो आप अपनी अर्निंग्स के लिए देख रहे हैं या कोई भी अदर पर्पज़ के लिए। यहाँ पे हो सकता है कि मैरिड लाइफ को लेके शायद उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आप में नहीं रहेगा। बाकी कोई भी प्रकार का कुछ इनोवेटिव काम करना है, कोई भी बहुत नया ऐसा आपका प्लान है अपनी अर्निंग्स को लेके या अपने करियर को लेकर, तो आप उसमें ज़रूर यहाँ सक्सेसफुल हो सकते हैं। फिर यहाँ पे हम देखते हैं शनि को। शनि थर्ड लॉर्ड और फोर्थ लॉर्ड है। शनि का गोचर हो रहा है पंचम में। पंचम में शनि का गोचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कहा जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी उच्च के शुक्र भी साथ रहेंगे शनि के। ऐसे में देखिए संतान को लेके थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप जिस हिसाब से अपने पार्टनर को ट्रीट करना चाहें उस तरीके से नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ शनि भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक जो अभिरुचि है उसमें कमी दिखाते हैं। शनि का पंचम में आना आपको हर डिसीजन को काफी स्ट्रिक्टली लेने के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही साथ यहाँ संतान के साथ भी बेहद डिसिप्लिन देखने को मिलेगा। शनि थर्ड लॉर्ड और फोर्थ लॉर्ड है, इस वजह से फोर्थ हाउस या थर्ड हाउस के लिए प्लान करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। भले ही आप यहाँ बहुत क्विकली प्लान नहीं कर सकेंगे, काफ़ी तेज़ी से काम भी नहीं कर सकेंगे, लेकिन खुद को आप अच्छे से समय दे के ही अगर प्लानिंग करें तो ज़्यादा सफलता की संभावना रहेगी। शनि का एस्पेक्ट फिर आ जाता है 11th हाउस पे। ये आपके नेटवर्क में वृद्धि करेगा, साथ ही साथ लोगों से आपको पर्याप्त मान सम्मान दिलाएगा और आपकी क्रिएटिविटी में भी वृद्धि होगी, क्योंकि शुक्र भी यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं शनि के साथ ही। तो आप अपना कितना ज़्यादा टाइम दे रहे हैं अपनी खुद की क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए या अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कोई भी प्रकार का अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बिजनेस में आपको ग्रोथ अवश्य देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ऐसा जो शनि होगा वो आपके लिए कुछ नए इनकम सोर्सेज लाएगा। भले ही इनकम थोड़ी स्टेबल सी ही रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप बेटर तरीके से अपने साधनों को मैनेज कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ से अगर देखें तो शनि का एस्पेक्ट आ जाता है दूसरे घर पे। अब दूसरे घर पे गुरु और शनि दोनों का ही एस्पेक्ट है, तो यहाँ आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में नजर आएंगे। अपनी फैमिली के लिए जो जो भी आपको खर्चे करने हैं या आपकी जो इनकम हो रही है उसको आपको किसी भी तरीके से मैनेज करना हो तब भी। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं शुक्र को। शुक्र सेवंथ लॉर्ड है
और पंचम में गोचर कर रहे हैं, साथ ही वो 12th लॉर्ड है। ऐसा शुक्र आपके लिए कोई ना कोई लव अफेयर लाएगा, साथ ही साथ पार्टनर के अलावा किसी और की तरफ आपका अट्रैक्शन हो सकता है। इवन आपका शुक्र से रिलेटेड कोई भी प्रकार का या तो प्रोफेशन होगा या फिर कोई भी अगर बिजनेस होगा तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। यहाँ पे हो सकता है कि जो आपका पार्टनर है उसके साथ थोड़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, या तो फिर पार्टनर के साथ थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिसमैच होगा, रिलेशनशिप को लेकर भी थोड़ी असंतुष्टि होगी। इस केस में फिर शुक्र यहाँ से दृष्टि डालेंगे 11th हाउस पे, शनि के साथ ही रहेंगे। शनि के साथ रहने की वजह से यहाँ थोड़ा डिसिप्लिन नजर आएगा, अपनी अर्निंग्स को लेकर आप कुछ अच्छा सोच सकते हैं, साथ ही साथ अपनी क्रिएटिविटी और अपनी इमेजिनेशन पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं बुध को। बुध यहाँ अष्टम घर के स्वामी और साथ साथ में वो आपके 11वें घर के स्वामी हैं। बुध गोचर कर रहे हैं छठे घर में। छठे घर में बुध बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे, लेकिन यहाँ जो बुध हैं सूर्य के साथ भी रहने वाले और कुछ दिन के लिए ही यहाँ इनका साथ रहेगा, लगभग 7-8 दिन के लिए। ऐसे में 7-8 दिन के लिए कुछ कैरियर के लिए अगर अच्छी प्लानिंग आपको करनी हो तो आप कर सकते हैं। लगभग 7 से 15 तक का वो समय होगा जब आप ज़्यादा बेटर तरीके से अपने कैरियर के लिए कुछ नया सोच सकते हैं। यहाँ पे बुध होगा तो आपकी कन्वर्सेशन का प्रभाव भी दूसरों पर अच्छा पड़ेगा, साथ ही साथ आपके कलीग्स या आपके बॉस आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। यहाँ से बुध का अगर देखा जाए तो बुध फिर दृष्टि डालते हैं सूर्य के साथ साथ 12th हाउस में। 12th हाउस पे दृष्टि डाले तो ये आपकी क्रिएटिविटी के लिए अच्छा होगा, आपके सोचने समझने और डिसीजन लेने के लिए भी अच्छा होगा। साथ ही आप अपने खुद के कुछ ऐसे खर्चों को मैनेज कर सकते हैं जहाँ पर आपके बढ़ते हुए खर्चे होंगे या कोई भी प्रकार का आपको मान लीजिए नुकसान होगा आर्थिक रूप से। बुध यहाँ क्योंकि अब अष्टमेश है और 11वें घर के स्वामी हैं, तो शुरुआत में लगभग ये मंथ में आपको थोड़ा इनकम के लिए स्ट्रगल करना पड़ सकता है। यहाँ पे आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल जितना अच्छे से करेंगे या अपनी चतुराई का इस्तेमाल जितना अच्छे से करेंगे उतना बेटर कर सकेंगे। फिर यहाँ से बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा और ऑलमोस्ट 23 मई से फिर वो आ जाएंगे सप्तम में। सप्तम में बुध आएंगे तो ये मैरिड लाइफ में पार्टनर के साथ एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा, साथ ही बिजनेस में भी आपकी सक्सेस होने की संभावना ज़्यादा ही रहेगी। यहाँ पे अब आपको सप्तम भाव से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना हो तो उस मामले में आप थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। साथ ही साथ पार्टनर से आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बेटर रिश्ता देखने को मिलेगा और सपोर्ट भी। उसके बाद यहाँ हम देख लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा अब शुरुआत में क्योंकि अष्टम भाव में गोचर करेंगे, अष्टम भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे, ये तो कोई डीप रिसर्च वगैरह के लिए अच्छा होगा या फिर आपको थोड़ा सा शुरुआत में कन्फ्यूजन देगा, तो शुरुआती 1-2 दिन में आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। आपकी इनकम के लिए यहाँ चंद्रमा की प्लेसमेंट अच्छी होगी, बट वास्तव में आपकी वाणी पर चंद्रमा का प्रभाव बेहद अच्छा होगा। तो फैमिली के साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए या फैमिली के साथ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए चंद्रमा यहाँ बहुत मैटर करेंगे। साथ ही वो नवम घर के स्वामी हैं। नवम घर के स्वामी होने की वजह से आप नवम घर से संबंधित कुछ अच्छी प्लानिंग्स कर सकते हैं शुरुआती 1-2 दिन में। फिर चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे अपने ही घर में। अपने ही घर में ये मंगल के साथ रहेंगे। मंगल के साथ रहेंगे तो यहाँ थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं एग्रेशन ज़्यादा होगा, आपको पूजा पाठ वगैरह में रुचि होगी, लंबी दूरी की यात्रा और कुछ छोटी दूरी की यात्राओं में आपकी रुचि होगी। मंगल के साथ चंद्रमा होंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करेगा और आपके मन को भी। फिर चंद्रमा आ जाएंगे आपके दसम घर में। दसम घर में ऑलमोस्ट आपको कोई लंबा टूर दे सकते हैं चंद्रमा। हालांकि केतु यहाँ बाद में गोचर करेंगे, चंद्रमा यहाँ पहले से ही गोचर करके आगे निकल जाएंगे। तो चंद्रमा यहाँ कहीं ना कहीं कुछ अच्छी प्लानिंग आपको दे सकते हैं आपके कैरियर के लिए केतु के आने से पहले पहले। उसके बाद हम देखते हैं सूर्य को। सूर्य यहाँ आपके 10th लॉर्ड है। 10th लॉर्ड होकर सूर्य गोचर कर रहे हैं 6th हाउस में। 6th हाउस का सूर्य बेहद अच्छा रहेगा कैरियर के लिए, बट यहाँ बॉस के साथ अपने कलीग्स के साथ थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी होगी। ऐसा सूर्य आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लाएगा। कैरियर के रिगार्डिंग कुछ बहुत बेटर आपको करना है, कुछ मेजर डिसीजन लेने हैं, या आपका कार्यस्थल पर जो काम है आप किस तरीके से करते हैं। कहीं ना कहीं सूर्य एक अच्छा कहीं ना कहीं आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और आपकी डिसीजन की जो क्षमता होगी कहीं ना कहीं वो भी काफ़ी अच्छी होगी। यहाँ पे सूर्य का होना लेकिन थोड़ा सा अपने पार्टनर के साथ भी कभी कभी मतभेद लाएगा। ऐसा इसलिए होगा कि आप अपने कैरियर को थोड़ा ज़्यादा समय देते नजर आएंगे और कैरियर में थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन आपको ज़्यादा रहेगा। सूर्य उसके बाद आ जाएंगे सप्तम में। सप्तम में सूर्य आएंगे तो कहीं ना कहीं ये आपकी मैरिड लाइफ पर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे। वैसे सूर्य यहाँ से जो छठे भाव से दृष्टि डाल रहे हैं वो 12th पे डालेंगे। 12th पे डालेंगे तो ये उन लोगों को फायदा करेंगे जो फॉरेन सेटल हैं या अपने किसी अदर स्टेट में सेटल हैं। यहाँ पे सूर्य फिर सप्तम में आने से पार्टनर के साथ आपका झगड़ा बढ़ सकता है। आपका पार्टनर हालांकि आपको कैरियर के मामलों में जरूर थोड़ा सपोर्टिव होगा, बट बाकी यहाँ पार्टनर आपके ऊपर कुछ हद तक हावी होने की भी कोशिश करेगा। सप्तम में सूर्य आएंगे तो ये आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छी स्थिति होगी। आपको कोई बहुत बड़ा कंपटीशन फाइट करना हो, कोई बहुत बड़ा एग्जाम क्लियर करना हो तो आपके लिए अच्छा होगा।
साथ ही साथ दूसरों से आपको बेहद मान-सम्मान मिलेगा। इसके बाद देख लेते हैं कौन-कौन से यहाँ अच्छे दिन हैं आपके लिए और कौन-कौन से खराब दिन हैं। इससे पहले हम थोड़ा राहु और केतु के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि राहु और केतु भी इस मंथ में चेंज होने जा रहे हैं। अपना राशि परिवर्तन करेंगे। यहाँ राहु आपके पंचम से निकलकर 4th हाउस में आ जाएँगे। 4th हाउस का राहु अब सबसे ज़्यादा उन लोगों को ही फ़ायदा करेगा जो फ़ॉरेन जाना चाहेंगे या फ़ॉरेन में सेटल्ड होंगे ऑलरेडी। तो अगर आपका वृश्चिक लग्न है और आप फ़ॉरेन में ही सेटल्ड हैं या हाल-फिलहाल में लगभग इस साल में आप अगर फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, तो एक बहुत ही बेटर अपॉर्च्युनिटी होगी आपके लिए। राहु यहाँ है तो राहु अष्टम पे दृष्टि डालें तो अष्टम के कार्यों में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। लेकिन ये पैतृक संपत्ति के लिए उतना अच्छा नहीं होगा। जीवन साथी की फैमिली के साथ भी थोड़े मतभेद ला सकता है। यहाँ राहु आपके डीप रिसर्च के लिए कहीं न कहीं आपको थोड़ी-सी ज़्यादा कहीं न कहीं गहराई देंगे किसी भी विषय में। साथ ही साथ आपकी अभिरुचि को बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसा राहु मोस्टली आपके लिए अच्छा होगा बट ये तभी ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट दे पाएगा जब आप घर से दूर सेटल्ड होंगे या तो फिर विदेश में सेटल होंगे। यहाँ पे हो सकता है कि आपको सडनली अपना घर छोड़ना पड़ सकता है या आपको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है। राहु का फिर एस्पेक्ट होगा 10th हाउस पे। 10th हाउस में ऑलरेडी केतु स्थित होंगे तो करियर को लेके जो डिससैटिस्फैक्शन है कहीं न कहीं वहाँ आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। वैसे इस मामले में आपके 10th लॉर्ड सूर्य आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते दिख रहे हैं, आपके छठे घर में वो गोचर कर रहे हैं। यहाँ राहु का जो एस्पेक्ट आएगा 10th हाउस में, तो ये मान-सम्मान और पॉपुलैरिटी के लिए अच्छा होगा, कोई भी प्रकार का बिज़नेस एक्टिविटी के लिए भी अच्छा होगा। फिर राहु यहाँ से दृष्टि डालेंगे आपके 12th हाउस पे। 12th हाउस में राहु दृष्टि डालेंगे तो ये किसी और की तरफ अट्रैक्शन देगा। मैरिड लाइफ को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। साथ ही साथ आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी रहेगी, आपकी क्रिएटिविटी के लिए आपको फ़ायदा देगा। लेकिन यहाँ राहु का दृष्टि है तो फॉरेन सेटलमेंट के लिए बेहद अच्छा होगा। साथ ही साथ यहाँ मदर से थोड़े बहुत मतभेद ला सकता है या आपको राहु मदर से दूर कर सकता है। अब हम देख लेते हैं कौन-कौन से अच्छे दिन आपके लिए निकल के आ रहे हैं और कौन-कौन से आपके लिए कुछ खराब दिन भी इस मंथ में निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले अगर अच्छे दिनों की बात की जाएगी तो 3 से 7 तारीख तक, 15 से 17 और 26 और 27 ये दिन आपके लिए बेहद अच्छे होंगे। अगर आपका कोई भी काम ऐसा जो बहुत अटका हुआ है, जो नहीं बन पा रहा, जिसमें आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, आप उन कार्यों को इन दिनों में प्लान कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं कौन-कौन से थोड़े खराब दिन आपके लिए आने वाले हैं। चंद्रमा का गोचर जब मेष राशि में होगा तो 24 और 25 को ऐसी स्थिति बनेगी। इस दौरान मोस्टली आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होगी। आपका अपने बॉस या कलीग के साथ कोई ना कोई मतभेद हो सकता है या झगड़ा हो सकता है। 24 और 25 को कोई बहुत बड़ा खर्चा होने की संभावना रहेगी, आर्थिक रूप से कोई गलत फैसला आपसे हो सकता है। चंद्रमा का गोचर जब आपके अष्टम में होगा 28 और 29 को, ये रिसर्च जैसे कार्यों में आपको सपोर्ट करेगा। आर्थिक स्थिति से संबंधित कोई आप बड़ा फैसला इन दिनों में ले सकते हैं। चंद्रमा का गोचर जब आपके 12th हाउस में होगा, इस केस में थोड़ा आपको सेहत को लेके ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ ये कोई फॉरेन टूर या लंबी दूरी की यात्रा को दिखाता है। 10 से 12 तक आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होंगे। यहाँ पे चंद्रमा का आना ये दिखाता है कि जातक थोड़ा सपनों की दुनिया में जिएगा और वो ज़्यादा ओवरथिंकिंग करेगा। तो ये कुछ खराब दिन है जहाँ पर आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। फिलहाल हमने यहाँ वीडियो में सब कुछ डिस्कस किया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।